जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में। साथियों, आज हम लोग 11 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी होगी क्योंकि बहुत ही कम न्यूज़ है आज कवर करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्लिंच्ड भलेंद्र ट्रॉफी इन नेशनल गेम्स। ठीक है, तो राजा भलेंद्र ट्रॉफी इन नेशनल गेम्स किसने जीता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किस स्टेट ने जीती है नेशनल गेम्स में, आपने ये बताना है। आपके क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र, सेकंड क्वेश्चन है सर्विसेज, थर्ड क्वेश्चन है हरियाणा और फोर्थ क्वेश्चन है दिल्ली। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या जीता है, राजा भलेंद्र ट्रॉफी इन नेशनल गेम्स। ठीक है, जो भी नेशनल गेम्स में बहुत अच्छा, सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको राजा भलेंद्र ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, राजा भलेंद्र ट्रॉफी दी जाती है। और महाराष्ट्र जो है नेशनल गेम्स में टॉप पे रहा है विद 80 गोल्ड्स। ठीक है, 80 गोल्ड्स और टोटल क्या है 228 मेडल्स। ठीक है, नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए हमने इसको कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे कौन है, सर्विसेज, और थर्ड पे कौन है, हरियाणा। ठीक है, हाँ, थर्ड पे कौन है, हरियाणा। ठीक है, अभी हम लोग इसको देख लेंगे, पूरी जो टेबल है उसको हम लोग पूरे एक ट्रिक से देख लेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि जो 2023 के नेशनल गेम्स हुए हैं, हम लोग ने बताया था, हम लोग ने पहले शायद 15 या 20 दिन पहले एक करंट अफेयर्स में पढ़ा था। नेशनल गेम्स के लिए हमने आपको एक 3G की ट्रिक बताई थी ना, 3G की ट्रिक बताई थी, 3G नेशनल गेम्स 3G। ठीक है, तो नेशनल गेम्स पिछले साल वाले कहाँ हुए थे, गुजरात में हुए थे, मतलब 2022 में। ठीक है, इसके जो जी से था, फिर दूसरा जी से क्या था, फिर वो था गोवा, जो अभी इस साल का जो वेन्यू है जहाँ नेशनल गेम्स का, जिसने नेशनल गेम्स को होस्ट किया है। तो ये 2023 का नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। और साथियों, इसका मोटो क्या रहा है हमेशा से, गेट सेट गो, वो भी जी से। तो यही 3G की यही बात थी कि गुजरात जो कि 2022 का होस्ट था नेशनल गेम्स का, 2023 का होस्ट कौन था, जी से ही गोवा, और इनका मोटो क्या होता है, गेट सेट गो। ठीक है, गेट सेट गो था। ठीक है, तो हम लोग ने अपनी पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिवाइज कर ली है। अब यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें आई हैं, उनको देख लेते हैं और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो महाराष्ट्र है वो डोमिनेट किया है नेशनल गेम्स को। ठीक है, और हम लोग ने देखा कि गोवा में हुआ है, 3G वाला ट्रिक हम लोग ने याद किया था। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पे जो ऑफिशियल लोगो है, इसका मैस्कट है मोगा है। ठीक है, मोगा, मोगा क्या है, बिजॉन है, इंडियन बिजॉन है। ठीक है, इंडियन बाइसन है जो, वो या बिसन जो भी कहें आप इसको, मोगा है वो। ठीक है, और 43 डिसिप्लिन में जो है नेशनल गेम्स कंडक्ट किया गया था। 43 डिसिप्लिन मतलब 43 तरीकों के खेल में ये नेशनल गेम्स हुआ था। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, 43 ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 43 जो है स्पोर्ट्स हुए हैं नेशनल गेम्स में। इसका मैस्कट क्या है, मोगा। ठीक है, एम से ही मोगा है, और एम से ही क्या है, महाराष्ट्र, जिसने जो नंबर 1 पे है। तो ऐसे लिंक करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले याद रखेंगे जो नेशनल गेम्स हैं उसमें क्या होते हैं, नेशनल गेम्स हैं, जो नेशनल गेम्स हैं उसमें मसीहा खेलते हैं। ठीक है, उसमें कौन खेलते हैं, मसीहा, MASEHA। ठीक है, MASEHA। ठीक है, MA से क्या है साथियों, MA से महाराष्ट्र है, SE से सर्विसेज है, और HA से हरियाणा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों रैंकिंग हम लोग को मिल गई। ठीक है, नेशनल गेम्स में क्या है, मसीहा खेलते हैं। ठीक है, मसीहा से क्या है, MA से साथियों महाराष्ट्र है, SE से क्या है, सर्विसेज है, और HA से क्या है, हरियाणा है। ठीक है, M से महाराष्ट्र है, तो आप इसको एक चीज़ और लिंक कीजिएगा, इसका जो मैस्कट है वो भी M से है, क्या, मोगा। ठीक है, जो कि इंडियन बाइसन है। ठीक है, इंडियन बाइसन है। ठीक है, 43 डिसिप्लिन में नेशनल गेम्स कंडक्ट हुए हैं। और आपको ये 3G वाली चीज़ तो याद ही होगी, 3G से क्या था, 2022 एडिशन गुजरात में, 2023 एडिशन गोवा में, और जो मोटो है वो गेट सेट गो है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने नेशनल गेम्स की सारी डायमेंशंस कवर कर ली, एक कंटेम्प्रेरी भी जो चल रही हैं और जो पहले हुई हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक्स पसंद आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल एजुकेशन डे 2023। ठीक है, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे कब,
ऑन 11 नवंबर को। किसकी एनिवर्सरी में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, जिसको अब हम लोग HRD मिनिस्टर पहले थोड़े दिन पहले से जानते थे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया वो। तो उसके एजुकेशन मिनिस्टर कौन साहब थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। इन्हीं की याद में, इन्हीं की एनिवर्सरी में, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए नेशनल एजुकेशन डे है, सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। तो आपको ये बताना है इस बार की थीम क्या है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एजुकेशन फॉर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, सेकंड ऑप्शन है एजुकेशन फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन, और फोर्थ ऑप्शन है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। तो साथियों इसका सही आंसर है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, ठीक है। एम्ब्रेसिंग इनोवेशन जो है इसका सही आंसर है। तो कैसे याद रखेंगे? जो ई है ना, अब इसके बाद कौन सा वॉवेल आता है? आई, तो आई होना चाहिए। आई से क्या होता है? आई से इनोवेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। और ई से ही ई है, तो ई से ये हो गया, और ई के बाद कौन सा वॉवेल आता है? AEIOU, ठीक है, AEI आता है, ठीक है। तो आई होगा नेक्स्ट वाला, मतलब इनोवेशन। पहला वाला ई से ही है और दूसरा वाला जो वर्ड है वो आई से है, तो एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। हालांकि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे खुद भी याद हो जाएगा। पर फिर भी इन केस अगर आपको वहाँ पे किसी तरीके का कन्फ्यूजन हुआ, तो आप इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकेंगे? 100% एक्यूरेसी के साथ जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आंसर्स पे डोमिनेशन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रिक बनाई जाती है। इस ट्रिक सेकेंडरी चीज़ है, पहले आपको कंसेप्ट जानना है, या अगर नहीं है तो आपको पहले 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं याद हो रहा है तब आपको ट्रिक का यूज़ करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 2-3 बार खुद से पढ़ना होगा, ताकि ट्रिक की ज़रूरत ही ना पड़े। ट्रिक पे रिलायबिलिटी तभी हो जब आपका जो है मेमोरी पावर वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है हम बताते हैं, ये मतलब आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए। पहला तो आप खुद पढ़ें, दूसरा आपका मेमोरी पावर, और थर्ड जाके आपकी ट्रिक्स काम आएंगी, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो हम लोग ने देख लिया कि एम्ब्रेसिंग इनोवेशन जो है थीम है, ई से एजुकेशन है और ई से ही एम्ब्रेसिंग था, और ई के बाद क्या वॉवल आता है? आई, तो आई से इनोवेशन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर्स की ट्रिक पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हेली मैथ्यूज विन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर अक्टूबर 2023, ठीक है। तो हेली मैथ्यूज को जो मिला है क्या? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2023, ठीक है। तो आपको ये बताना है हेली मैथ्यूज किस कंट्री को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकेंड ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ की प्लेयर हैं, किस कंट्री को ये बिलोंग करती है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र साहब को, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, अभी हम लोग ने देखा है वर्ल्ड कप में, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़ के हेली मैथ्यूज़ हैं, जो विमेन हैं, उनको ये मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2023, ठीक है। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र जी को और वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़ जी को ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आईसीसी प्लेयर है, वो हारे हैं इस बार, ठीक है, हारे हैं, ठीक है, हारा है, ठीक है, हारा है, ठीक है। HA से याद रखिएगा हेली मैथ्यूज, और RA से याद रखिएगा रचिन रविंद्र, ठीक है, रचिन रविंद्र, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ उसको मिला है जो हारा है, ठीक है। हारा से क्या है? HA से हेली मैथ्यूज हैं, और RA से रचिन रविंद्र है, ठीक है। अब हम बहुत क्रिकेट देखते हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता है, पर कोई और ऐसा स्टूडेंट होगा, कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जो नहीं प्रेफर करता होगा क्रिकेट देखना, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसको नहीं पता होगा रचिन रविंद्र कौन है या हेली मैथ्यूज कौन है। तो उसके लिए ये है कि हारा जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड उसको मिला है जो हारा है, ठीक है। अक्टूबर का है साथियों, ये मंथली दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। HA से क्या है? हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, और RA से क्या है? रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक पसंद आई होगी। फिर से देख लेते हैं, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? जो हारा है, जो भी हारा है उसको प्लेयर ऑफ द मंथ मिलेगा आपकी बार, ठीक है। हारा से HA से क्या है? हेली मैथ्यूज, ठीक है, हेली मैथ्यूज, और RA से क्या है? RA से है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र कहाँ के हैं? ये रचिन रविंद्र साहब हैं न्यूजीलैंड के, और HA हेली मैथ्यूज़ कहाँ की हैं? ये वेस्ट इंडीज़ की हैं, ठीक है, ये वेस्ट इंडीज़ की हैं, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसको नॉमिनेट किया गया है 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए फॉर द सॉन्ग अबंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है फॉर द सॉन्ग अबंडेंस इन मिलेट्स। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फाल्गुनी शाह, सेकेंड ऑप्शन है सोनू निगम, थर्ड ऑप्शन है अमिताभ भट्टाचार्य और फोर्थ ऑप्शन है आशा भोसले। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है, आप जानते होंगे फाल्गुनी शाह को इस बार का ग्रैमी अवार्ड्स का नॉमिनेशन मिला है फॉर द सॉन्ग अबंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, और जो अबंडेंस इन मिलेट्स है वो हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब ने लिखा है। ठीक है, तो किसको मिला है ये अबंडेंस इन मिलेट, किसको नॉमिनेट किया गया है अबंडेंस इन मिलेट्स के लिए, जो हैं फाल्गुनी शाह जी को। ठीक है, फाल्गुनी शाह जी को ये नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, हो सकता है जीत भी जाए, पर अभी बस इतना याद रखना है कि जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो क्या है, वो उसमें उनको अबंडेंस इन मिलेट्स के लिए फाल्गुनी शाह जी को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पीबी आचार्य पासेस अवे एट 92, विच फील्ड ही वॉज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो पीबी आचार्य का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, तो आपको बताना है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है लिटरेचर, सेकंड ऑप्शन है फोक सिंगर, थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिक्स, फोर्थ ऑप्शन है आर्किटेक्चर। तो इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वो गवर्नर साहब थे कहाँ के, नागालैंड के। ठीक है, ये फॉर्मर गवर्नर थे नागालैंड के पीबी आचार्य साहब। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि आचार्य के पास क्या है, नाग है। ठीक है, आचार्य के पास नाग है। ठीक है, आचार्य के पास क्या है, आचार्य जी के पास नाग है। तो याद रखिएगा नागालैंड के गवर्नर थे, तो नागालैंड के गवर्नर मतलब पॉलिटिक्स में रहे होंगे, पॉलिटिशियन रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है पीबी आचार्य साहब। ठीक है, पीबी आचार्य साहब किससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गॉट सस्पेंडेड साइटिंग सीरियस ब्रीचेज ऑफ इट्स ऑटोनॉमी एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गॉट सस्पेंडेड बाय आईसीसी। ठीक है, यहाँ पे बाय आईसीसी लिखना हम भूल गए हैं। ठीक है, हम ही कंटेंट बनाते हैं, हम ही आपको पढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें गलतियाँ माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो आपको बताना है आईसीसी ने किस कंट्री को सस्पेंड कर दिया है अभी, साइटिंग ब्रीच ऑफ इट्स ऑटोनॉमी एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नीदरलैंड्स, सेकंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान और फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। तो साथियों इसका सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के हारने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने जो टीम मैनेजमेंट था उसको पूरा क्या कर दिया था, पूरा डिसबैंड कर दिया था, पूरा उनको भंग कर दिया था, पूरी बॉडी ही भंग कर दी थी उसकी। ठीक है, तो जिसके चलते आईसीसी को लगा कि ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इनकी श्रीलंकन क्रिकेट मैनेजमेंट में, इसलिए श्रीलंका का जो है श्रीलंका को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आईसीसी ने किसको किया है, श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया गया है, साइटिंग इट्स ऑटोनॉमी एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा यही आप दिमाग लगा सकते हैं कि आईसीसी ने लंका लगा दी। ठीक है, लंका किसकी लगा दी, लंका लगा दी मतलब सस्पेंड कर दिया, तो किसकी लंका लगी, श्रीलंका की लंका लगी। ठीक है, आईसीसी ने लंका लगा दी। ठीक है साथियों, बुरा मत मानिएगा, बस ये एक तरीका है, छोटा सा हैक है चीज़ें दिमाग में रखने का। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस स्टेट ने बिल पास किया है जिसकी वजह से रिजर्वेशन कोटा जो है वो 50 से 65% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किस स्टेट ने ये बिल पास किया है, आपको ये बताना है। विच स्टेट पासेस बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन कोटा फ्रॉम 50% टू 65%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी करंट अफेयर से रूबरू हो रहे होंगे इस बीच, तो आपको पता होगा कि बिहार इसका सही आंसर है, क्योंकि बिहार में भी कास्ट सेंसस हुआ था, जिसके चलते ये पता चला था कि जो 85% तक की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो मतलब पिछड़ी हुई है, वो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे उनका जो रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में वो नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, अंडर डेवलप्ड लोग हैं, इसलिए यहाँ पे जो है रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, जो वहाँ पे एसटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 85% है, और जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही मीगर है, शायद 13 या 14% पे है। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को, इस एट्रॉसिटी को
को या इस गैप को कवर करने के लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन कोटा को 50 से 65% तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसमें EWS अगर 10% कोटा लग जाता है तो यही बढ़ के 75% हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिहार में क्या हुआ है, ये बिल पास हुआ है जिसके चलते रिजर्वेशन कोटा जो है 50 से 65% तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, अभी अपीडा ने क्या किया था, फ्रेश बनानास एक्सपोर्ट किए हैं। तो आपको ये बताना है किस कंट्री में ये बनानास, फ्रेश बनानास जो है एक्सपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि ये पहला ट्रायल है फ्रेश बनानास को एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। तो अपीडा कौन है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायल शिपमेंट ऑफ फ्रेश बनानास टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो फ्रेश ट्रायल शिपमेंट हुए हैं फ्रेश बनानास के, तो वो किस कंट्री में एक्सपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साउथ कोरिया, सेकंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है साथियों UAE और फोर्थ ऑप्शन है नीदरलैंड्स, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है, डायरेक्ट सा आंसर है नीदरलैंड्स, ठीक है। नीदरलैंड्स इसका सही आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे फ्रेश बनानास गए हैं, तो फ्रेश बनानास गए हैं नीदरलैंड्स में, ठीक है। फ्रेश बनानास कहाँ पे गए हैं, नीदरलैंड्स में गए हैं। और ध्यान दीजिएगा ये जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन है, जहाँ जहाँ पे चीज़ें कन्फ्यूज़ होने वाली होती है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं आउट ऑफ कन्फ्यूजन, वहाँ वहाँ पे हम आपको सतर्क कर देते हैं, ठीक है। तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है। तो ये जो अपीडा बॉडी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसने क्या किया है, उसने पहली बार बनाना भेजा है कहाँ पे, नीदरलैंड्स में, ठीक है। बनाना कहाँ भेजा है, नीदरलैंड्स में भेजा है। और जो APEDA एजेंसी है, अथॉरिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा बनानास कहाँ भेजा गया है, नीदरलैंड्स में भेजा गया है। अगर कोई नाबार्ड की तैयारी कर रहा है, नाबार्ड का फेज़ 2 होने वाला है, ठीक है, उसमें कोई अपीयर होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। नीदरलैंड्स में क्या भेजा गया है, बनानास भेजा गया है, ठीक है। क्या भेजा गया है साथियों, बनानास भेजा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम ऑफ 42nd एडिशन ऑफ शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर, ठीक है। तो आपको बताना है 42nd एडिशन जो है शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर का, उसकी थीम क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर, सेकंड ऑप्शन है लिटरेरी एंड डाइवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है वी स्पीक बुक्स और फोर्थ ऑप्शन है कलिनरी लिटरेचर, ठीक है। तो 42nd एडिशन ऑफ शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है वी स्पीक बुक्स, ठीक है। वी स्पीक बुक्स जो है इस बार की थीम है शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर की, ठीक है। शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर की थीम क्या है, वी स्पीक बुक्स, ठीक है। एक दो बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। वी स्पीक बुक्स और 42nd एडिशन है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम ऑफ 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसकी थीम क्या है आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRIs, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमेन ट्रीटमेंट और फोर्थ ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर है टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRIs, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस का जो रोल होगा टॉर्चर और ट्रीटमेंट में, उसी के लिए ये थीम है। और ये कहाँ हुआ था साथियों, ये डेनमार्क में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ हुआ था, डेनमार्क में हुआ था। थीम क्या है, टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRIs, ठीक है। तो रोल ऑफ NHRIs जरूर होगा जो भी ऑप्शन में होगा, तो ध्यान दीजिएगा NHRI की बात हो रही है तो रोल ऑफ NHRI जरूर होगा, ठीक है। और अगर थोड़ा और याद कर सकते हैं तो टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट जो है मेन थीम है इसकी, ठीक है। हो सकता है आपको इतना ही दें, टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रोल ऑफ NHRI तो किसी में नहीं है। तो आपको इसीलिए पूरा पढ़ना है कि टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट भी याद रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है।
और टॉर्चर करने से क्या हो जाता है, टॉर्चर करने से मार्क पड़ जाता है, ठीक है। फिजिकल टॉर्चर में फिजिकल मार्क्स पड़ते हैं, इमोशनल टॉर्चर में इमोशनल मार्क्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मार्क हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका वेन्यू क्या है, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन, ठीक है, कोपनहेगन में ये हुआ है, ठीक है। टॉर्चर करने से क्या होता है, मार्क आ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ह्यूमंस को टॉर्चर करने में क्या होता है, मार्क आ जाता है, ठीक है। तो जो भी थीम होगी आपकी उसमें टॉर्चर होगा, ठीक है। टॉर्चर सबसे पहले होगा, यहाँ पे भी टॉर्चर है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ह्यूमन को टॉर्चर करने पे क्या होगा, मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन को टॉर्चर करने पे मार्क आएगा। तो ह्यूमन से क्या याद रखेंगे हम लोग, NHRI मतलब नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। टॉर्चर से क्या याद रखेंगे, टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट जो है थीम है। और मार्क से क्या याद रखेंगे साथियों, कि ये डेनमार्क में हुआ है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये डेनमार्क में हुई है, 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, याद रखिएगा, ह्यूमन को टॉर्चर करेंगे तो क्या होगा, मार्क पड़ जाएगा या मार्क आ जाएगा। तो ह्यूमन से याद रखिएगा NHRIs, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। इसमें थीम क्या है, टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट थीम है। और मार्क से क्या है, इसकी वेन्यू डेनमार्क, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका एक्ट कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। जैसे अभी हम लोग ने पहले थोड़े दिन पहले CIC की बात की थी, तो आप बताइए CIC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में इंडियन नेवी वॉरशिप सूरत का जो है इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। INS सूरत का इनॉग्रेशन किया गया था। तो आपको ये बताना है INS सूरत जो है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है साथियों, इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। रिसेंटली द क्रेस्ट अनवीलिंग सेरेमनी ऑफ इंडियन नेवीज वॉरशिप सूरत टुक प्लेस इन गुजरात। नेम द प्रोजेक्ट अंडर विच सूरत इज अनवील्ड। तो साथियों इसका आपके ऑप्शन हैं इसके लिए। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट 15A, सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट 15B, थर्ड ऑप्शन है प्रोजेक्ट 17 और फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्ट 21। तो साथियों ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट 15B जो है इसके अंतर्गत जो है INS सूरत को बनाया गया है, ठीक है। INS सूरत को बनाया गया है, ठीक है। और किसने बनाया है, मझगांव डॉक्स ने, ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने इसको बनाया है, ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। और ये चौथी शिप है और लास्ट शिप है, ठीक है। INS सूरत इज फोर्थ एंड द लास्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। और प्रोजेक्ट 15B में और कौन कौन सी INS है, मतलब शिप्स है, नेवी शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं। तो विशाखापट्टनम है, फिर मरमगांव है, फिर इम्फाल है और फिर क्या है, सूरत है, ठीक है साथियों। कौन कौन सी हैं, विशाखापट्टनम, मरमगांव, इम्फाल और सूरत, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 15 रुपए का सिम मिला है, ठीक है। सिम मिला है 15 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, लेटेस्ट क्या है, सूरत, I क्या है, इम्फाल जो उसके पहले का है, और M से क्या है, मरमगांव, और इसके बाद में है V। तो जब आपको नहीं कोई बचा है, मतलब सिम में कोई नहीं आया, तो ऑब्वियसली लास्ट में विशाखापट्टनम होगा। और प्रोजेक्ट 15 से क्या है, प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, B की बात हो रही है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ 15 ही यूज़ कर पाए हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा कि जो है 15 रुपए का सिम मिला है, ठीक है। 15 रुपए का सिम मिला है, ठीक है। 15 रुपए का सिम मिला है। तो ऐसे याद रखिएगा, INS सूरत, I से INS इम्फाल और M से INS मरमगांव, किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो सूरत जो INS वॉरशिप सूरत है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने बनाया है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, अच्छी सूरत देखने में मज़ा आ जाता है, ठीक है। अब क्या करें, अब ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स अलग बात है, पर एक एक्सटर्नल ब्यूटी भी भाई होती है चीज़, अब क्या किया जाए, ठीक है। इसीलिए वो इतने ढेर सारे शैम्पू, लिपस्टिक, पाउडर बिकते हैं, ठीक है। हालांकि वो होता उनसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छी सूरत देख के मज़ा आ गया, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है आपके लिए, ताकि आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो। इसका कोई अदरवाइज मीनिंग मत लीजिएगा, ठीक है। हर कोई सूरत मज़ा देती है, ठीक है। हर अच्छी सूरत, हर बुरी सूरत खैर होती नहीं है, हर सूरत अपने आप में खूबसूरत होती है, ठीक है। वाह,
क्या बात कही है, ठीक है। चलिए खैर, हर सूरत मज़ा देती है, ठीक है, सूरत मज़ा देती है, बस आप याद रखिएगा सूरत मज़ा देती है, तो मज़ा से याद रखिएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। मज़ा से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और सूरत से सूरत, ठीक है। तो ऐसे लिंक करके आप 100% कॉन्फिडेंट होकर अपनी जो है आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ याद रखिएगा 15 रुपये का सिम है, तो सिम से याद रखिएगा INS सूरत, INS इम्फाल और M से INS मारमागांव, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। अब ये हम लोग का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल दिवाली है, आप लोग खूब अच्छे से मनाइएगा, थोड़ा टाइम निकाल के एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन फेज़ में आपको ये भी नहीं बोलना है कि वक्त भी बीता जा रहा है, ठीक है। ये वक्त कभी लौट के नहीं आएगा, तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम अपने एंजॉयमेंट में देना है, सेलिब्रेशन में देना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठिए, बातचीत करिए, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करिए और फिर आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। तो इसी मनोकामना के साथ कि इस बार आप पूरी तरीके से सफल होंगे, हम आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम लोग कल मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दिवाली है तो आपका वीडियो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और हम लोग कल मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का भी बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।